नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। मणिपुर, छत्तीसगढ़, बंगाल से आई हिंसा की खबरें। गुजरात में लोकसभा चुनाव के नामांकनों का आखिरी दिन। अमित शाह समेत के प्रत्याशियों का नामांकन। और वडोदरा के अकोटा ब्रिज पर तेज रफ्तार ने ली युवक की जान। नशे की हालत में दिया हादसे को अंजाम। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग करवाई गई। लोकसभा चुनाव के 7 चरण में सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज रहा। लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेते हुए देशवासियों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। इस दौरान कई राज्यों में हिंसा की छिटपुट खबरें भी सामने आईं। वोटर टर्न आउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 77.57% हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32% हुआ। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 62.8% है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग करवाई गई। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। 1491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट्स हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट्स 4 जून को आएंगे। गुजरात के गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विजय मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात की राजधानी गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं। गांधीनगर लोकसभा बैठक पर आज अमित शाह ने विजय मुहूर्त में दावेदारी पेश कर दी है। दोपहर 12:39 के विजय मुहूर्त में अमित शाह ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में जिला प्रशासन काफी अलर्ट दिखा। अमित शाह अहमदाबाद से सीधे कलेक्टर कार्यालय नामांकन के लिए पहुंचे। कल उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भव्य रोड शो का आयोजन भी किया था। आज नामांकन दर्ज करवाते वक्त गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। गुजरात के वडोदरा के अकोटा ब्रिज पर तेज रफ्तार नशेबाज युवक ने फिर एक बार सड़क हादसे को अंजाम दिया।
गुजरात के वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर बीती रात हिट एंड रन जैसा मामला सामने आया, जिसमें नशे की हालत में चूर एक रईसजादे ने 2 एक्टिवा को चपेट में ले लिया। ब्रिज के साइड में एक्टिवा पार्क कर बैठे युवक और युवती इस रईसजादे की चपेट में आ गए, जिसमें एमबीए की पढ़ाई करने वाले 24 वर्षीय आकाश चौबले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में प्रीति शर्मा और आस्था परीख नाम की 2 लड़कियां घायल हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। हादसे को अंजाम देने वाले कल्प कनक पंड्या और फियोन्सी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अहमदाबाद के तथ्यकांड के बाद भी ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर कोई लगाम नहीं लगाई गई है। ऐसा ही एक हादसा वडोदरा शहर में घटा, जहां ओवर स्पीडिंग और नशे में धुत रईसजादे ने इस हादसे को अंजाम दिया। कार चालक इतनी तेज रफ्तार कार चला रहा था कि एक्टिवा को चपेट मारने के बाद कार 2 से 3 बार पलट गई। हादसे को अंजाम देने वाले कल्प को बचाने के लिए परिवार मौके पर आ गया, लेकिन डीसीपी लीना पाटिल समेत पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार कर अकोटा पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। गुजरात के भरूच में कांग्रेस से नाराज गुट ने आखिरकार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा को अपना समर्थन दिया है। गुजरात की भरूच सीट से इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चैतर वसावा के नाम का ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता नाराज थे। लेकिन कांग्रेस के नाराज गुट ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा को अपना समर्थन दे दिया है। भरूच के राजपूत कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष परिमल सिंह राणा, संदीप मांगरोला समेत के कांग्रेस अग्रणियों ने संयुक्त पत्रकार परिषद का आयोजन कर चैतर वसावा को अपना समर्थन दिया है। આજની ભરૂચ રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાન કાર્યકર્તાઓની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવેલી હતી। જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ભ્રામક પ્રચાર કરી રહેલી હોય કે કોંગ્રેસમાં 2 વિભાજન થયેલું હોય, એના અનુસંધાનમાં આપના દ્વારા તમામ આગેવાન કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરીએ છીએ કે આપણે સૌ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર ચૈતરભાઈની સાથે છે। કોંગ્રેસનો નાનો મોટો કાર્યકર્તા કઈ રીતે ચૈતરભાઈ જીતી શકે એ દિશાની અંદર અમે સૌ આગેવાનો કોંગ્રેસ નો હોય, આમ આદમી પાર્ટી નો હોય, દરેક કાર્યકર્તા ભારતીય જનતા પાર્ટી કઈ રીતે હારી શકે એ દિશાની અંદર અમારા આયોજનો થઈ રહેલા હોય। આજે ભરૂચ જિલ્લાના કોંગ્રેસના મહત્વના જવાબદાર આગેવાનોની એક મહત્વની મીટિંગ રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે રાખવામાં આવી છે। કેટલાય સમયથી એક એવો મેસેજ હતો કે કોંગ્રેસમાં આ એલાયન્સ થવાથી વિરોધ છે અને સ્વાભાવિકપણે આ સીટ એલાયન્સમાં આપવાથી કોંગ્રેસના આગેવાનો નારાજ જરૂર હતા, પણ અમારું હાઈકમાન્ડનું ડિસિઝન હતું અને પ્રદેશના સંકલનથી અમારા કેટલાક પ્રશ્નો હતા અને એને પ્રદેશ સમિતિ સમક્ષ રજૂ કરી અને અમારા કુટુંબ પરિવારના જે પ્રશ્નો હતા એનું સુખદ નિરાકરણ આવેલું છે। 28 જેટલા વિપક્ષી દળોનું ગઠબંધન થયું છે, ત્યારે ભરૂચ લોકસભામાં ગઠબંધનના ઉમેદવાર તરીકે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી મને નક્કી કરવામાં આવ્યો। ત્યારે અહીં વર્ષોથી લડતી કોંગ્રેસ પાર્ટી અને એમના સાથી મિત્રોને આવનારા ભવિષ્યને લઈને થોડી ચિંતા હતી, પણ અમે સ્વાભિમાન યાત્રા ખૂબ સારી કરી, તમારો દીકરો તમારો દ્વારનો કાર્યક્રમ પણ ખૂબ સારો કર્યો અને હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ અહીં અમારી જન આશીર્વાદ યાત્રા હતી, એ પણ અમે તમામ સાથી મિત્રો કોંગ્રેસના આગેવાનોના મહેનતથી અમે સફળ બનાવી છે। ત્યારે જે મીડિયાના માધ્યમથી સૂત્રોના હવાલેથી ભાજપના લોકો જે અફવાઓ ફેલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે આજે કોંગ્રેસના તમામ અગ્રણીઓએ આપના માધ્યમથી લોકો સુધી મેસેજ પહોંચે કે અમે બધા સાથે છે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે मेहनत करवाना है, ये मैसेज आपना माध्यम से हमें आपवा मांगीए छे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन राजकोट लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानानी ने विजय मुहूर्त में अपनी दावेदारी पेश की है। गुजरात के राजकोट की सीट पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ने क्षत्रिय समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने यहाँ परेश धानानी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आज 12:39 के विजय मुहूर्त में अपनी दावेदारी पेश की है। इस मौके पर क्षत्रिय समाज उनके साथ उठ खड़ा होता है या क्षत्रिय समाज का आंदोलन सिमट जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच परेश धानानी ने कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की उपस्थिति में अपनी मजबूत दावेदारी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ पेश की है। राजकोटना सौराष्ट्र पाटनगर एवा राजकोटમાં સૌ પત્રકાર ભાઈઓનો હૃદયથી આભાર માનું છું
પ્રજાની પીડાને, લોકોની વેદનાને વાચા આપનારા આપ સૌ સાથીઓ સહકાર આપ્યો છે, આપો છો અને આપતા રહેશો એવો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. રાજકોટના રણ મેદાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહંકારને ઉગાડવા માટે હું આવ્યો છું. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે રાજકોટના જનજનનું સ્વાભિમાન જાગશે. 100 સમસ્યાઓથી પીડાતી ગુજરાતની પ્રજા આ રાજકોટના રણ મેદાનમાં એક મંચ ઉપર આવશે અને લોકોની સમસ્યાઓના નિવારણને બદલે લોકોને સમસ્યાઓમાં ધકેલનારી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને સબક શીખવાડવા આખું રાજકોટ એક થઈને મતદાન કરશે. સૌથી પહેલા સૌરાષ્ટ્રનું હૃદય કહેવાય એવા રાજકોટના અંદર આજે અમારા ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી પરેશભાઈ દાનાણીના સમર્થનમાં ધોમધખતા તાપમાં ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં સજ્જનો, દેવીઓ અને યુવાન સાથીઓ આવ્યા. એ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. લોકશાહીમાં લોકો મહાન હોય છે, સત્તા પણ લોકો આપતા હોય છે, પરંતુ લોકો તરફથી મળેલી સત્તાને અહંકારથી જાણે લોકો પોતાના ખિસ્સામાં હોય એ પ્રકારનો દાવો એ લોકશાહીનું અપમાન છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહંકારને લોકોનો પ્રેમ અને સમર્થન તોડશે. પરેશભાઈ દાનાણી ચૂંટણી લડવા નથી આવ્યા, અહીંના લોકોએ એમને બોલાવ્યા છે અને જ્યારે સર્વસંમતિથી માંગ ઉઠી ત્યારે પક્ષની વિનંતીને સ્વીકારીને એક યુવાન, ઉત્સાહી અને મહેનતુ સાથી પરેશભાઈ અહીં આવ્યા છે. આજે આપે જોયું કે તમામ વર્ગ, ધર્મ, જ્ઞાતિના લોકોનો પ્રેમ અને સહયોગ છે એ જરૂર विजय अपावशे અને વિજય લોકોના પ્રેમનો વિજય હશે. वहीं गुजरात के अमरेली में लोकसभा चुनाव 2024 के चलते भाजपा के प्रत्याशी भरत सुतरिया ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप संघानी, अमरीश देर समेत के भाजपा के नेता उपस्थित रहे. बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति में रैली निकालकर भरत सुतरिया ने अपना नामांकन दर्ज करवाते हुए मजबूत दावेदारी पेश की है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. पंखा कम वोल्टेज में कम हवा. स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more.
When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात में आने वाले 7 दिन मौसम सूखा रहने की जानकारी मौसम विभाग के डायरेक्टर A.K. दास ने दी है। आज का जो था वो साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली हुआ है। इसके लिए आपको मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है, टेम्परेचर गिरावट हुआ है। मैक्सिमम स्टेशन में जो ऑब्जर्व हुआ है इसमें टेम्परेचर गिरावट का है। इसमें जो वेदर वो वाज ड्राई ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर, देन हीट ऑफ कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर गिर सोमनाथ, एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड एट अमरेली स्टेशन 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द रीजन। देन नेक्स्ट 7 डेज जो है फोरकास्ट हमारा ड्राई रहेगा, ओके, एंड देन मेनली क्लियर स्काई रहेगा नेक्स्ट 24 आवर में, एंड रेनफॉल भी नहीं होगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, ठीक है। और लेकिन जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का कोस्टल रीजन है इसमें आपका डिस्कम्फर्ट रहेगा ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड एयर इनकर्शन। एक्चुअली जो टेम्परेचर अहमदाबाद का था 17 को 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। कल जो ऑब्जर्व हुआ है 41.6, मतलब गिरावट हुआ है -0.6। गुजरात के अहमदाबाद के असारवा इलाके में रेलवे की दीवार धंस जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अहमदाबाद के असारवा इलाके में दादा हरी की वाव निकट रेलवे की दीवार ढह जाने से दुर्घटना घटी, जिसमें 5 लोग मलबे में दब गए। 5 में से 2 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 3 लोगों को चोट पहुंचने पर 108 के जरिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे यार्ड की दीवार धराशायी होने से घटी दुर्घटना में फुटपाथ पर गैराज चलाने वाले सिद्दीक पठान और रेलवे यार्ड में ट्रक ड्राइवर के रूप में कार्यरत मान सिंह जाट की मौत हो गई। दरअसल यहां रेलवे की कार्यवाही चल रही थी और मिट्टी डालने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी दीवार की ओर ज्यादा डाल देने से दीवार ढह गई और ये दुर्घटना घटी। गुजरात के अमरेली में वास्मो यूनिट मैनेजर की विजिट कर नल से जल योजना के अंतर्गत किए गए काम की वीएनएम संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष पहल वास्मो के रूप में की गई है। वास्मो को राज्य भर में लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण समुदायों में पीने के पानी की काफी पुरानी समस्या हल हुई है, जिसमें नल से जल योजना अंतर्गत कई योजनाएं शामिल की गई है ताकि लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। गुजरात के अमरेली में ऐसा ही एक वास्मो यूनिट मैनेजर कार्यालय है, जिसकी विजिट कर अमरेली जिले में नल से जल योजना अंतर्गत किए गए कामों की जानकारी वीएनएम संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने ली है। अमरेली के यूनिट मैनेजर जो यहाँ पे है उनके साथ हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो नल से जल योजना है वो परिस्थिति क्या है पूरी हुई है, कहाँ पे बाकी है, कितना काम हुआ है,
जो नल से जल योजना हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो सर कितनी योजना अंतर्गत काम पूरा हुआ है आपके डिपार्टमेंट की ओर से? केंद्र सरकार की जो नल से जल योजना है उसमें अमरेली डिस्ट्रिक्ट के 11 तालुका में से 614 गांवों में कामगिरी पूर्ण की हुई है। नल से जल में हर घर जल के अचीवमेंट 100% किया हुआ है। सर अगला प्रोजेक्ट आपके वास्मो यूनिट का क्या है? अगला तो अभी जो सरकार डिसाइड करेगी वो हिसाब से फेज 2 में जो कंपोनेंट कम होते हैं उसका भी उसका यार मंजूरी लेके उसको काम करने की योजना है। क्या है कि जहाँ पे जो गांव में जो कंपोनेंट की जरूरियात होती है वो हिसाब से एस्टिमेट बना के उसका टेंडर बाहर निकाला जाता है और बाद में टेंडर पानी समिति को दिया जाता है और पानी समिति कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करती है और कामगिरी वो करती है और यहाँ से जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो गांव वालों को मिलता है। अच्छा, यानी कि जो सर आपकी योजनाएं हैं सभी तरह की, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो आपकी ऑफिस का काम है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप घर घर नल और ऊंची टैंक और सम्प ऐसा सब बनाते होंगे? यस, जो गांव की जरूरियात है वही हिसाब से वो कंपोनेंट रहता है। गांव में जरूरियात 15 से ऊपर की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे वो ESR बनती है, नहीं तो वो सम्प और HGLR बना गया उसकी कामगिरी करते हैं और पानी हर घर जल नल से देने की कार्यवाही करते हैं। सर एक आपका डेजिग्नेशन बता दीजिए और आपकी ऑफिस का एड्रेस भी बता दीजिए। हाँ, मेरा डेजिग्नेशन कार्यपालक इंजीनियर है और यहाँ पे मैं GWSSB कार्यपालक इंजीनियर हूँ और डेपुटेशन पे वास्पो में आया हूँ और मेरा वो एड्रेस है और रेलवे स्टेशन के पास गोपी सिनेमा के पीछे अमरेली। यानी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो पब्लिक को तो बिल्कुल आपका कांटेक्ट करें। जी हाँ, हमारा पब्लिक को कोई भी दिक्कत हो तो हमारा भी कर सकते हैं। 1916 पे भी वो कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, हर गांव से फोन करके और वहां से वो उसका जो कंप्लेन होता है उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के दमोह में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कई तंज कसे। साथियों, इस समय मध्य प्रदेश सहित देश भर की अनेक सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक वोट नहीं डाला है वो जरूर अपने कर्तव्य का पालन करें। भाइयों और बहनों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा करे ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। मजबूत भाजपा सरकार
पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। मैं इस धरती के लोगों को इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। गुजरात के वडोदरा के प्रसिद्ध मरी माता खांचे में गांधीनगर सीआईडी क्राइम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। वडोदरा के राजमहल रोड पर मरी माता का खांचा है, जहां मोबाइल्स और मोबाइल की एसेसरीज की दुकानें हैं, लेकिन यहां डुप्लीकेट एसेसरीज बेची जाती होने की वजह से यहां बार बार छापेमारी होती है। ऐसी ही छापेमारी गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से की गई, जिसके चलते यहां मोबाइल के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मोबाइल के कई व्यापारी अपनी दुकान बंद कर फौरन वहां से पलायन हो गए। गांधीनगर सीआईडी की टीम द्वारा 4 से ज्यादा दुकानों में जांच की गई, जहां ब्रांडेड एसेसरीज के नाम पर डुप्लीकेट एसेसरीज बेची जा रही थी। कॉपीराइट उल्लंघन के मामले के तहत इन व्यापारियों पर कार्यवाही की जाएगी। सीआईडी क्राइम गांधीनगરની ટીમ કે જે વડોદરાની મણીમાતાના ખાંચાની અંદર આવેલી વિવિધ મોબાઈલની દુકાનોની અંદર કોપીરાઇટનો ભંગ થતો હોય એવી કંપનીઓના જે હિતો જોખમાતા હોય અને ડુપ્લિકેશન કરી અને માલનું વેચાણ થતું હોય એની કંપનીના અધિકારી માણસોની સાથે આજે રેડનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त में नामांकन किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई है। चैत्र नवरात्रि पूरी होने के बाद दशहरा उत्सव भी यहां उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदसौर सीट से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल कराया।
सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी दलीप सिंह गुर्जर जिला कलेक्टर कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की। आगामी 25 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी दलीप सिंह गुर्जर पार्टी के शीर्ष नेताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता ने भी शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है। 20 अप्रैल को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में सुधीर गुप्ता फिर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम यहां रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराया जा सके। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बिजनौर और नगीना सीट पर आज सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 21 राज्य की 102 सीटें शामिल है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग कराई गई। बिजनौर के डीएम अंकित अग्रवाल लुईस लिपरकर स्कूल में बूथ संख्या 339 पर वोट डालने पहुंचे। यहां 27 लाख मतदाता अपने अपने सांसद को चुन रहे हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से मुकाबला त्रिकोणीय देखने मिल रहा है। यहां राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी चंदन चौहान, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। वहीं नगीना लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपना दावा ठोककर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है। नगीना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार और बसपा से सुरेंद्र पाल उम्मीदवार है। इस सीट पर मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है। जिसके पाले में मुस्लिम वोट जाएगा उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। आज बिजनौर जनपद में 3014 हमारे कुल मतदान केंद्र है। सभी जगह मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज हमने भी यहाँ पे लुईस लिपरकर जो बूथ था यहाँ पे आके वोट दिया है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। वोट देना हम लोग सब लोगों का कर्तव्य है। इसी के माध्यम से हम लोग सही सरकार को चुनते हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगा कि अवश्य अपना वोट दें। हम लोगों ने सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था की है। लगभग 1000 से अधिक हम लोगों ने मॉडल बूथ बनाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल कर आए और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में अपनी भागीदारी दें, जिससे कि एक बेहतरीन सरकार बने और आने वाले समय में नागरिकों की सेवा और सुरक्षा हो सके। आज देश भर में आम नागरिकों के साथ साथ चुनाव में दावेदारी कर रहे प्रत्याशी भी अपना वोट डाल रहे हैं। नगीना लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार ने भी वोट डालने के बाद अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि विपक्ष बौखला गया है। मोदी और योगी के नाम पर वोटों की बरसात भाजपा के पक्ष में ही होगी। मैंने एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरा भी वोट का अधिकार है, तो आज मैंने अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया। मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, हम सब ने वोट डाला है। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जनता से क्या कहना, जनता से यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। सब लोग वोट डाल करके अपना आज जो ये पर्व है इसको मनाएं। ये लोकतंत्र का मतदान का पर्व है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वोट डालें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे डॉक्टर हेमांग जोशी के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 और फॉर्म जमा कराने पर सवाल उठे हैं। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे डॉक्टर हेमांग जोशी ने 17 अप्रैल को अपना नामांकन दर्ज करवाया था। आज फिर एक बार वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उनके मैंडेट समेत के बाकी के दस्तावेज जमा करवाए, जिस पर कई तरह के सवाल उठे। डॉक्टर हेमांग जोशी द्वारा मैंडेट लेट दिया गया होने की चर्चा भी सामने आई, जिस पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया के तहत ही वे आज यहाँ आए हैं। જે દિવસે વિધિવત રીતે ઉમેદવાર તરીકે અમે ફોર્મ ભર્યું ત્યારે ફોર્મના સેટ અમે રજૂ કર્યા હતા। આજે અતિરિક્ત બીજા સેટ અમે રજૂ કરેલા છે, જે આપણે દર ચૂંટણી સમયે કરતા આવતા હોય છે। તો એ જ એક રૂટીન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે બીજા પણ 2 સેટ રજૂ કર્યા અને સબસ્ટિટ્યૂટ જે મારી સાથે ઉમેદવાર છે એમનું પણ એક સેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। એ બાબત મને આજે પ્રચાર માધ્યમોથી જાણવા મળી છે, પણ આ બાબતમાં કોઈ હકીકત જણાતી નથી।
ગઈકાલે પણ અમે આવ્યા હતા કારણ કે કંઈ ને કોઈ પ્રકારે ચર્ચા વિચારણા કરવાની હોય તો અમારી લીગલ ટીમ અમને કહે તો અમારે આવવું પડતું હોય છે. એટલે એ તો એક રૂટીન પ્રક્રિયાનો ભાગ હતો. આજે બીજા પણ 2 અતિરિक्त ફોર્મનો સેટ જમા કરાવ્યો છે. वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर बिजल शाह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समय रहते ही डॉक्टर हेमांग जोशी ने मैंडेट पेश कर दिया है और उन्होंने अन्य 2 फॉर्म भी सबमिट किए हैं. ફોર્મ રદ થવાનો કે એ તો સ્ક્રુટિની વખતે જે નિર્ણય થાય, પણ જે નિયમ છે ચૂંટણીનો એ પ્રમાણે મેન્ડેટ ફોર્મ ભરવાના, ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના અંતિમ દિવસે એનો જે છેલ્લો સમય હોય, ડેડલાઇન કે ટાઈમલાઇન 3 વાગ્યાનો બપોરનો, ત્યાં સુધીમાં રજૂ થાય તો એ સ્વીકારવાના હોય અને ત્યાં સુધી રજૂ થાય તો એ કારણસર ફોર્મ રદ થવાનો પ્રશ્ન ના રહે. નહીં, બીજા 2 ફોર્મ લઈને આવ્યા હતા આજે. पहला दिवस 2 फॉर्म लेने आया था ने आज बीजा 2 फॉर्म लेने आया था. गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में आदर्श टावर कब्रिस्तान के पास गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में आदर्श टावर कब्रिस्तान निकट कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई. आग इतनी बड़ी थी कि फौरन कबाड़ के पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया. ऐसे में आग की लपटें आसमान में ऊंची ऊंची उठी. काले काले बादलों से आसमान भर गया. आग की जानकारी पाकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए. घटना पर काबू पाने के लिए दमकल दस्ते और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. दमकल दस्ते ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की मशक्कत की. गुजरात के कच्छ में बिन मौसम बारिश से केसर आम की फसल को बड़ा नुकसान होने की स्थिति सामने आई है. गुजरात के कच्छ में पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश के चलते कच्छ के किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है. अचानक हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसमें अनार, केसर आम जैसी कई फसल शामिल है. खराब मौसम के चलते किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. अंजार और आसपास के इलाके में तेज हवाओं के चलते पेड़ पर लगे केसर आम के फल नीचे गिर गए हैं. ऐसे में किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. देश भर के बाजारों में कच्छ के केसर आम की काफी डिमांड होती है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार आम के फसल लेने के वक्त ही मौसम में बदलाव से किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो रही है. इस साल भी किसानों को 50 से 60% केसर आम के उत्पादन की आस थी, लेकिन 20% जितनी फसल बर्बाद हो गई है. ऐसे में किसान सरकारी सहायता की आस लगा रहे हैं. आजूबाजूમાં જાયફળ, ખારકુ, આંબા એ બધું સર્વશ્રેષ્ઠ થાય છે અને બાગાયતી ખેતીમાં કેરી બહુ સારી થાય છે અમારે, કારણ કે હવે આ વર્ષે 50% આમ આયા છે, એમાં પણ 20% આમ આ વરસાદને પવનના કારણે ખરી ગયા છે. એના કારણે સરકારે અમારા સામે જોવું જોઈએ કે આ 20% આમમાં કેરીમાં અમારે શું આમાં કરવું પડે અને શું આમાં અમારે બાગાયતીમાં વેચાણ કરવું પડે અને ખેડૂતને પછી આ જાગૃત કરવા, ખેડૂતને જાળવી રાખવા માટે સરકારને અમને સહાય કરવી જરૂરી છે. કમોસમી વરસાદને કારણે કાલે જે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો એમાં કેસર કેરીમાં આખા ખીડોઈ, અંજાર તાલુકામાં ગામડો ગામ, ભુજ ગામડામાં બધે કાલે કેસર કેરીમાં ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. અને અવારનવાર બાગાયત જાળી માટે કે અવારનવાર વાવાઝોડા કે વરસાદ પવન આવે છે, બાગાયતમાં બહુ નુકસાન થાય છે. ખેડૂત બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે કેસર કેરી પાક માટે, પણ કોઈ ઉત્પાદન નથી લઈ શકતા, કારણ કે અચાનક હવામાન અદલ બદલ થતી હોય પવનના કારણે અને નુકસાન બહુ ખેડૂતને એના હિસાબે થતી હોય. તો બજારની અંદરમાં કેસર કેરી પણ બહુ વખાણમાં એમ કે સારી થશે, પણ 40 થી 50% જ આવડી છે. એમાં કાલે 20% 25% જેટલું તો કાલે નુકસાન થયું કેસર કેરીમાં. સમગ્ર અંજાર તાલુકો, ભુજ જિલ્લામાં બધે ગામો ગામ બહુ કેસરનું નુકસાન થયું છે. એમાં ખીડોઈ ગામ અંજાર તાલુકાની આંબામાં બગાયતમાં બહુ વખાણમાં હતી કેસર કેરી, પણ આ ફેરે કાંઈ છે નહીં. આના વિશે કોઈ સરકાર કાંઈ પગલાં ભરે કે ખેડૂતને કોઈ લાભ મળે. गुजरात के वडोदरा के उंडेरा में कंकावटी ऑट्रियम कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने न्याय नहीं मिलने पर 400 लोगों की सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है. गुजरात के वडोदरा के उंडेरा में 2011 में बनकर तैयार कंकावटी ऑट्रियम कॉम्प्लेक्स को फायर एनओसी नहीं होने के नाम पर
2021 में सील कर दिया गया है। इस निर्माण के लिए 2007 में अनुमति चिट्ठी दी गई थी। वहीं 2008 में वुडा की ओर से प्लिंथ चेक कर निर्माण की परमिशन दी गई थी। 2011 में निर्माण खत्म होने पर 80 से ज्यादा लोगों ने यहां दुकान लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन फायर एनओसी के नाम पर कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। इस मामले दंड भरने के लिए तैयार व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इमारत को तोड़ने की कवायद पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का सील नहीं खोलने पर यहाँ के 80 जितने व्यापारियों ने 400 लोगों के सामूहिक आत्महत्या की बात कही है। इसका बारे में एक ही बात है कि हम लोग का एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स खुला जाए, क्योंकि हम लोग 2.5 साल से परेशान हो चुके हैं। हर डिपार्टमेंट, हर गली, हर नेता सबको पकड़ चुके हैं। कोई भी मतलब उसको एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हर टाइम जो है हम लोग को एक ही आश्वासन देते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग लास्ट टाइम गए थे रंजन बेन के पास। रंजन बेन के पास जाने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है हम जाके कमिश्नर से बात करेंगे। और कमिश्नर का पास गए, फिर उसका बाद बोला कि नहीं, मैं अगर इधर नहीं होता तो मैं गांधीनगर में बात करूंगा, लेकिन गांधीनगर में भी कोई उसका अपडेट नहीं है। तो बेटा हम लोग इतना परेशान हो चुके कि आज इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी लेके बैंक में जो है हमारा आज का डेट में बैंक में सीसी में पड़ा हुआ है, जो कि आज 2 लाख रुपया हम हर महीने इंटरेस्ट भर रहे हैं। और बैंक ने आज हमको अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप लोग इसका क्लियरिटी नहीं करोगे तो हम आपका जो है आपको जबरदस्ती हमसे पैसा भराना पड़ेगा, ऐसा करके अभी बैंक ने हमको लेटर भी दे दिया। और जब भी हम लोग जाते हैं, ये हमारा जो ऑफिस का अंदर में काफी सारा सामान है, हम बीएमसी के पास जाते हैं कुछ लेटर लेके कि भाई हमको कुछ सामान लेने का आप हमको अपन करके दो, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वो अपनी हिसाब से अपना चलाता है। और उसमें एक जो त्रिवेदी करके है, वो सबसे बड़ा एक बंडर आदमी है। वो जो पूरा खेल है, ये खेल पूरा रचाने वाला वही है। अभी देखिए आप एम्प्लॉइज है, आपको अगर कोई बोलेगा कि मेरे को ऐसा करना, आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। ये एक जो है वो त्रिवेदी का एक ऐसा है कि वो अपना पूरा बड़ौदा का अंदर में आप देखिए काफी सारा कॉम्प्लेक्स है जिसमें अप्रोच नहीं है, उनको परमिशन मिला हुआ है, लेकिन आज इसका अंदर में चारों तरफ अप्रोच है, फिर भी परमिशन नहीं है। यहाँ हमारा जो फायर एनओसी है पहले से दिया हुआ था, फिर उसका बाद उसको कैंसिल कर दिया। ये बहुत हमारा साथ में अभी 2.5 साल से जो है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारा जो एम्प्लॉइज थे वो इधर उधर सब चले गए। आज 2.5 साल से हम भाड़ा लेके काम कर रहे हैं। आगे का रणनीति हमारा ऐसा है, अगर 2 महीने का अंदर नहीं ओपन हुआ तो हमारा यही पूरा फैमिली को लाके हम लोग जो है आत्मविलोपन करेंगे। यहाँ दुकान और ऑफिस खोलने वाले व्यापारियों और नागरिकों को कलेक्टर, कमिश्नर और फायर अधिकारी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन मामले का कोई निकाल नहीं हो पा रहा है। कंकावटी एट्रियम करके बड़ौदा जिले के उंडेरा गांव में एक कॉम्प्लेक्स है जो वडोदरा महानगर पालिका ने 3 साल से सील किया हुआ है। जनवरी 2021 से पूरा कॉम्प्लेक्स सील किया हुआ है और सील करने की वजह हमको फायर एनओसी ना होने की बताया गया है, जबकि 2019 में हमारे पास फायर एनओसी थी। 2021 में जब वीएमसी में हमारा गांव आया तो 2021 में फायर एनओसी रिन्यूअल भी हुई थी। फिर कुछ कारणों पता नहीं क्या हुआ उनको कि अधिकारियों ने किसी के प्रेशर में आके या कोई दूसरा रीजन निकाल के हमारी फायर एनओसी कैंसिल की और फिर फायर एनओसी नहीं है ऐसा बोल के पूरा बिल्डिंग सील किया। तो पूरे बिल्डिंग में 40 से 50 जितने दुकानदार है जो उनका घर जीवन गुजरान उसके ऊपर डिपेंडेबल रह के चला रहे थे। अभी 2 साल से सब लोग घर पे बैठे। ऑलरेडी कोविड के टाइम पे 2-3 साल घर पे बैठे थे, उसके बाद 2021 से कॉर्पोरेशन ने पूरा बिल्डिंग फायर एनओसी ना होने की वजह से सील किया। सर उसमें ऐसा है कि हमने हर एक सामान्य दुकानदार है जो छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीवन गुजरान चला रहा है। 2 साल से उनकी खुद की दुकान है, सील होने के कारण वो बाहर किराए की दुकान लेके या रोड पे कहीं पे भी धंधा कर रहे हैं। अभी उनको ये कॉर्पोरेशन को हर एक तरफ से रिक्वेस्ट किया, सब प्रोसीजर की जो भी नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए वो भी हम करने के लिए रेडी है, बट आज भी कॉर्पोरेशन में कोई भी हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारे पास हम थक गए और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर 2 महीने में हमको कुछ इसके निराकरण नहीं मिला तो हम अपने परिवार के साथ दुकान का सील तोड़ के आत्मविलोपन करेंगे। सभी दुकानदार एक साथ आके ये सब फिर करेंगे, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा है। गुजरात के पाटन में कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे चंदनजी ठाकुर ने जन आशीर्वाद सम्मेलन का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुलझाने का वादा किया है।
गुजरात के पाटण में कांग्रेस प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी के तहत उन्होंने जन आशीर्वाद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उपस्थित लोगों से साफ साफ कहा कि उनके सांसद बनने पर उनका वेतन गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की पढ़ाई पर खर्च होगा। चंदनजी ठाकुर ने लोगों को ये भी भरोसा जताया कि अगर वो सांसद बनते हैं तो उन्हें लोगों को ढूंढते नहीं आना पड़ेगा। 7 विधानसभा बैठक पर वे खुद जनसंपर्क कार्यालय खोलेंगे। चंदनजी ठाकुर ने फिर एक बार अपनी पगड़ी उतारकर इमोशनल कार्ड खेलते हुए पगड़ी की लाज रखने की अपील जनता से की है। તમે મને એમપી બનાવીને દિલ્હી જ્યારે મોકલશો ત્યારે તમારે મને પાટણ ઓધવા માટે નહીં આવવું પડે। તમારા સાથે સાથ વિધાનસભામાં મારા કાર્યાલય છે અને સાથે સાથ કાર્યાલયમાં આપ બધા ત્યાંથી જ જે નાના મોટા કામો કરવાના છે તે કરશું। બીજું આપની સૌની વચ્ચે મંચસ્વ સૌ આગેવાનો બેઠા છે। મારી પણ એક જાહેરાત છે, આપના આશીર્વાદથી હું સંસદ તો બની જવાનો છું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। પણ મારો જે પગાર આવશે એ પગાર આ વિસ્તારના, આ લોકસભાના વિસ્તારના તમામ મારા જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે અને શિક્ષણની પાછળ ત્યાં ખચરવાનો થશે, ત્યાં 1% ચંદનજી ઠાકોર અટકાશે નહીં એવી સૌને ગેરંટી આપી। जन आशीर्वाद सम्मेलन में पाटण के कांग्रेस विधायक किरीट पटेल भी सामने आए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट काफी पावरफुल है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी जैसी बातों में बिना फंसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत विधायक किरीट पटेल ने दी है। गई काले एक दिवस पहला અહીંયા 1500 જણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારનું ફોર્મ ભરવા માટે આવ્યા હતા। આજે આપણે 10,000 જણા છીએ, પણ એનાથી આપણે કઈ હરખાવાની જરૂર નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટી ભલે રોડ ઉપર ના દેખાતી હોય, ભલે મંડપમાં ના હોય, પણ એમનો બૂથ મેનેજમેન્ટ એ બહુ પાવરફુલ છે। એ છેલ્લા દિવસે જુદી જુદી વાતો કરશે। મને હમણાં સુવનજી કહેતા હતા કે તમે ગમે તે કરશો પણ મશીન અમારી પાસે છે, તમે જીતી જઈશું। આવી તો જુદી જુદી વાતો લાવશે અને એના લીધે આપણામાંથી ઘણા બધા એવું વિચાર છે કે આપણે કોંગ્રેસને મત આપીએ છીએ છતાં પણ ભાજપમાં જાય છે તો આપણે મત શા માટે આપવો પડે? પણ આવી કોઈ વાતોમાં આવતા નહીં। આ એમની એક સિસ્ટમ છે, કોંગ્રેસના મત ઓછા થાય એટલા માટે। એક બૂથ ઉપર 1000 મત હોય અને 1000 मतમાંથી આપણે 50 જણા એવું વિચારીએ કે આ તો મશીન છે ને આમ છે ને તેમ છે, તો 2000 બૂથ છે આપણા લોકસભાના, 2000 બૂથ, એક બૂથ ઉપર 50 વોટ એટલે 2000 બૂથ ઉપર 1 લાખ मतનો ફેર પડે। 1 लाख લોકો મત આપવા ના જાય અને સામેના ઉમેદવારને 2 લાખનો ફાયદો થાય। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच पाटण की भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। पाटण कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की घर वापसी हुई है। पाटण तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कांजी देसाई समेत के नगरपालिका के सदस्य और अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस का खेस धारण कर पार्टी में जुड़ गए हैं। 200 से ज्यादा कार्यकर्ता इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। આપણે એમણે આવકારીએ છીએ અને ફરીથી એ ઘર વાપસી કરે છે। આપણે સૌ એમના ઉપર ભરોસો રાખીએ કે આવનાર દિવસોની અંદર આગેવાન કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાનું કામ કરી અને उत्तर प्रदेश के बिजनौर और नगीना सीट पर चुनाव के बीच बहिष्कार की बात भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज लोकसभा चुनाव के वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के हिम्मतपुर, बेला और राम सहाय वाला गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बिजनौर के ये दोनों गांव गंगा की दूसरी ओर हैं। उनका कहना है कि गांव में अभी तक विकास की कोई बात तक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। चुनाव बहिष्कार की खबरें प्रशासन तक पहुंचने पर अधिकारियों ने
ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की। वहीं नगीना लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई जगह ईवीएम खराब हो गए हैं। इसके साथ साथ और एक दो शिकायतें हैं। इस तरह से जो है अभी जो शिकायत मुझे आई है वो यहाँ से आई है, जैसे कि वहाँ दूसरी पार्टियों का एजेंट बाहर से जो है जनता को परेशान कर रहे हैं, अपने वोट देने के लिए धमका रहे हैं, तो जनता उनका विरोध कर रही है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि 70% वोटों में जो पोलिंग होगा इसमें आजाद समाज पार्टी के अनुसार नगीना की जनता 30 में पाकिस्तान। हम तो वो कह रहे हैं जो जनता हमें बता रही है। हर बूथ में हमारे एजेंडा इनके तो है भी नहीं, तो हमारे एजेंडा को हमें जो बता रहे हैं वही जनता को आगे दिखा रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जहां चैत्र नवरात्रि के बाद भी दशहरा मनाते हुए रावण दहन किया जाता है। दशहरा पर रावण दहन देता हुआ तो देश भर में देखने मिलता है, लेकिन मंदसौर जिले का गरोठ नगर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां साल में 2 बार दशहरा का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन भी यहां साल में 2 बार होता है। चैत्र नवरात्रि और दशहरा उत्सव समिति गरोठ के तत्वाधान में इस बार भी श्री रामनवमी के दूसरे दिन गरोठ नगर में दशहरा पर्व मनाया गया। बुराई के प्रतीक रावण के 31 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। गरोठ में बड़ी पुरानी परंपरा है कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे अवसर पर रामनवमी के दूसरे दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है और दशहरा पर्व पर यहाँ आज 31 फीट रावण का दहन किया गया, जिसमें गरोठ नगर सहित आसपास क्षेत्र की बड़ी संख्या में जनता यहाँ पहुंची थी और मेला सा लगा हुआ था। और रावण दहन की यहाँ जो अनूठी परंपरा है, लोग आज इस पर्व को भी दशहरा के पर्व के रूप में मनाते हैं और एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। वहीं दशहरे के मौके पर शाम के समय नगर के सदर बाजार में स्थित भगवान श्री लक्ष्मीकांत मंदिर से भगवान श्री राम लक्ष्मण की गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकली, जो दशहरा मैदान पहुंची। यहां अतिथिगण और आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्री लक्ष्मीकांत जी और श्री राम लक्ष्मण जी की पूजा और आरती कर आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।